हाँ जी, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। 3 चीज़ें इस चैप्टर में, और इसमें हमने आपको डॉन की कहानी सुनाई थी। आज फिर से सुनाते हैं सेम डॉन की कहानी। डॉन के बारे में आपको कुछ पता है? कुछ भी नहीं सुना तुमने? इतना तो सुना होगा कि डॉन का इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो डॉन 1 जब आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि डॉन क्या करता था, स्मगलिंग करता था ड्रग्स की अंडरवर्ल्ड में, ठीक है। और जो भी उसके रास्ते में आता था उसको वो ऊपर पहुंचा देता था बिल्कुल प्यार से। फिर डॉन 2 में क्या हुआ कि डॉन 1 में उसने अपने जितने भी सारे दुश्मन थे, जो भी अंडरवर्ल्ड में और प्लेयर्स थे, सबको कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट करके पुलिस से पकड़वा दिया या मरवा दिया। तो अब वो अकेला प्लेयर बचा अंडरवर्ल्ड में। अब वो पूरे अंडरवर्ल्ड में राज करता था और राज करते करते वो हो गया बोर। फिर उसको लगा कि हमें कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहिए। फिर जैसे मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता हूँ, कल तुम्हें नीरव मोदी की कहानी सुनाई थी, मैंने तुम्हें लकिन कॉफ़ी के स्कैम की कहानी सुनाई थी, तो तुम जैसे एक्साइटेड हो जाते ना कि मेरे को भी ये करना है, तो उसको लगा मेरे को भी ये करना है। कंपनीज़ में जाते हैं, कंपनीज़ कॉरपोरेट्स में बहुत बड़ा स्कोप है, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, वहाँ पे फ्रॉड पकड़ेंगे, ठीक है। बहुत हो गया मारना पीटना। लेकिन अब क्योंकि डॉन ने इतने सारे दुश्मन पाल रखे थे, डॉन का इंतज़ार पुलिस कर रही है लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रही है, तो डॉन क्लाइंट से मिलने का भी नहीं चाहता। अब ऑडिट पे जाने के लिए आपको क्या लेनी पड़ती है क्लाइंट से? सबसे पहले उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, जिसके लिए मिलना ज़रूरी है। तो क्लाइंट उसको मीटिंग पे बुलाता था पर वो जाता नहीं था। क्लाइंट पूछता था कि भाई क्यों नहीं आया, कर मेरा इंतज़ार तो पुलिस भी कर रही है, पर डॉन कभी किसी के सामने नहीं आता, तो वो हमेशा कॉल पे बात करता था। अब वो डॉन है तो अपना नंबर भी किसी को नहीं देता था ताकि कोई इसको ट्रेस ना कर ले, पकड़ ना ले, इसलिए वो हमेशा एसटीडी से बात करता था, ठीक है। एसटीडी देखिए ना आप लोगों ने, जहाँ पे जाते हैं 2 का सिक्का डालते हैं। क्लाइंट को फ़ोन करके वो 2 सवाल पूछता था, क्या क्या, कि क्या काम है और कब तक हो जाना चाहिए। बस 2 ही सवाल पूछता था, तीसरा सवाल भी नहीं पूछता था, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा। बहुत समझदार था वो, ठीक है। क्या काम है को हम क्या बोलते हैं? वो क्लाइंट से क्या जानना चाहता है? ऑडिट करानी है, रिव्यू कराना है, क्या कराना है? स्कोप जानना चाहता है, ऑडिट जानना चाहता है कि भाई कौन सी सब्सिडरी आपकी कंपनी की, किस किस का ऑडिट कराना है, कौन से एरिया का ऑडिट कराना है, कौन से डिपार्टमेंट का ऑडिट कराना है, क्या क्या काम मुझे करना है, और तुमको रिपोर्ट कब तक चाहिए, तब तक तुमको मिल जाएगी, ठीक है। अब उसने क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरे को 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए और ये 10 कंपनी है जिसका मेरे को ऑडिट कराना है, 9 मेरी सब्सिडरी है, 1 मेरी होल्डिंग है, ठीक है। अब 10 कंपनी का ऑडिट उसको करना है, तो क्या वो खुद करेगा जाके? क्योंकि वो तो किसी के सामने जाता ही नहीं, अपने लोगों को भेजेगा, ठीक है। अब वो डिसाइड करता था फ़ोन रखने के बाद कि ठीक है साहब आपका काम हो जाएगा। पैसे वैसे वो पूछता नहीं था, क्योंकि जितने पैसे वो मांगता था क्लाइंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो टपका देता, फिर क्लाइंट पैसा नहीं देता, तो ठीक है। तो क्लाइंट पैसा बोलता है, पैसे वैसे की कोई बात नहीं होती, सिर्फ 2 बात होती थी, क्या काम है और कब तक हो जाना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता था कि इस कंपनी की ये काम, ये सारी सब्सिडरीज है, इनका ऑडिट करना है, इसमें से किसका पहले करूँ किसका बाद में करूँ, इसका पहले करना है इसका बाद में करना है, ये डिसाइड कर लिया। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करना। अब वो डिसाइड करता था कि मैं अपने किन लोगों को भेजूँ। लोगों को बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज। ये आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे हम आर्टिकल बन के जाते हैं बिग फोर्स में, तो वो हमको आर्टिकल नहीं बुलाते, हमको रिसोर्स बुलाते हैं कि इस रिसोर्स को उस टीम में डाल दो, इस रिसोर्स को इस क्लाइंट पर लगा दो। तो रिसोर्स इज अ सभ्य शब्द फॉर बंधुआ मजदूर। तो वो सोचता था कि मैं अपने रिसोर्सेज को, कौन जाएगा इस ऑडिट पे, कब जाएंगे और कितने जाएंगे, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, कौन, कब और कितने, ठीक है। 3 बार रिपीट करेंगे, कौन, कब और कितने। कौन बोले तो कि किस किस को भेजूं, किस किस फील्ड में एक्सपर्टीज है, किसने काम पहले करा हुआ है, उसके हिसाब से उसको भेजेगा। क्लाइंट को 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए तो ज़्यादा लोग अभी जाएंगे। क्लाइंट कह रहे कि सर आप दे देना, आप मालिक को, आप, हम क्या बोलें, आप जब मर्जी दे देना। तो कह रहा कोई नहीं, 3-4 महीने में भी दे देंगे, तो धीरे धीरे करके भी भेज सकता है। कौन, कब और कितने। अगर बड़ी ऑडिट है, 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए तो ज़्यादा लोग लगेंगे। अगर छोटी ऑडिट है, देर से रिपोर्ट चाहिए तो कम लोग भी जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या क्या करता था बताओ? डॉन की क्या खासियत थी? सबसे पहले वो बात कहाँ से करता था? एसटीडी पे जाके। एसटीडी पे जाके क्या सवाल पूछता था? क्या काम है और कब तक हो जाना चाहिए। क्या काम है बोले तो स्कोप। एसटीडी की फुल फॉर्म यही आती है। एस बोले तो स्कोप, कि भैया मेरे को क्या क्या कवर करना है ऑडिट में। टी बोले तो
टाइमिंग कब तक हो जाना चाहिए, कि कब तक आपको रिपोर्ट चाहिए। एंड डी बोले तो डायरेक्शन, कि मैं पहले क्या कवर करने वाला हूँ और बाद में क्या कवर करने वाला हूँ। ठीक है, फिर ये सब वो डिसाइड करके कि मेरे को पहले कवर करना है, कब तक रिपोर्ट देनी है, फिर वो स्ट्रैटेजी बनाता था कि भाई किसको भेजना है, कौन रिसोर्सेज कब और कितने। कौन बोले तो कौन से रिसोर्सेज जाएंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस जाएंगे, कंसल्टेंट जाएंगे, आर्टिकल जाएंगे, कौन जाएंगे, कब कब भेजने हैं, शुरू में ज़्यादा भेजने हैं, बाद में ज़्यादा भेजने हैं, और कितने भेजने हैं, कि 10 लोगों को भेजना है कि 4 लोगों से काम हो जाएगा। ठीक है, अब इतने सारे लोगों को भेजेगा तो लोग जाएंगे ऑडिट करने। सबसे समझदार कौन है? डॉन है। लेकिन लोग तो इतने समझदार नहीं है, कुछ आर्टिकल्स भी जाएंगे, कुछ कंसल्टेंट्स भी जाएंगे, तो उनको कुछ कुछ सवाल आएंगे। अब डॉन को ऐसी कंपनी का ऑडिट मिलता था जो बहुत चालाक होती थी, जो फ्रॉड हो सकता है जिसमें डिटेक्ट हो, तो वो लोग भी चालाक होंगे, वो इनको घुमा देंगे बेचारों को। तो डॉन को उनको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को, उनके साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी टाइम टू टाइम कि बताओ क्लाइंट ने तुमको क्या कहा, और तुम उससे जाके ये सवाल पूछो कि ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स, कि डॉन बताएगा कि भाई तुमको ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर करने, और वो उनको बताएंगे कि सर क्लाइंट ने आके हमको ये जवाब दिया। ठीक है, कौन कब और कितने, और फिर कैसे उनको मैनेज करना। पढ़ें एक बारी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाना ऑडिट की। इजी है, आओ 1 मिनट पढ़ते हैं। ये फोटो वाले पेज पे आ जाओ एक बारी, पेज नंबर 2.13 के ऊपर जो फोटो वाला पेज है, ये वाला नहीं, एसटीडी की फोटो छपी हुई जिस पेज पे, हाँ इस पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने जाना कि डॉन एसटीडी में से बात करता था, कभी भी अपना कोई सुराग नहीं छोड़ता था, कभी किसी के सामने नहीं आता था। एसटीडी में जाके वो क्या क्या पूछता था कि क्या काम है और कब तक हो जाना चाहिए, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। देखो नीचे लिखा हुआ है, डॉन बस 2 सवाल पूछता है, क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए, और इन दोनों के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं ऑडिट में, पहले कौन से करने हैं। जो एरियाज इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करवाएगा, बाकी एरियाज को बाद में कवर कराएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन सेट करना ऑडिट की। अब डिसाइड कर दिया तो फिर ये डिसाइड करेगा कि कितने एम्प्लॉयज को भेजना है, कौन कब और कितने रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, how such resources are to be managed, directed and supervised, and when these resources are to be deployed। इसी को हम डिटेल में ऊपर पढ़ते हैं, आ जाओ। प्लानिंग एक्टिविटीज में, प्लानिंग एक्टिविटीज मिल गया आपको पेज नंबर 2.9 पे। प्लानिंग एक्टिविटीज में बोलता है कि 2 भाग होते हैं प्लानिंग के। सबसे पहले वो डिसाइड करेगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, और फिर डिसाइड करेगा ऑडिट प्लान, फिर बनाएगा ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या आता है, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। ठीक है, ऑडिट प्लान क्या होता है उस पर हम अभी 1 मिनट में आते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में जो हमने पढ़ा था। एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, जब उसने जान लिया कि भाई क्या काम करना है, कब तक हो जाना चाहिए, उससे ही तो उसको हेल्प मिलेगी डिसाइड करने की कौन से रिसोर्सेज उसको डिप्लॉय करने हैं। अगर एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो वो उन एम्प्लॉयज़ को भेजेगा जिन्होंने ट्रेडिंग का ऑडिट पहले कर रखा है। अगर एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उन एम्प्लॉयज़ को भेजेगा जिन्होंने इस टाइप की इंडस्ट्री का ऑडिट पहले कर रखा है। ठीक है, तो इससे उसको हेल्प मिलती है टू डिसाइड द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई एरियाज, हाई रिस्क एरियाज, और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर। जहाँ जहाँ हाई रिस्क एरियाज वहाँ पर वो एक्सपीरियंस मेंबर्स को भेजेगा, और जहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैटर है वहाँ पर वो एक्सपर्ट्स को भेजेगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्लाइंट उनको घुमा ना दे, क्योंकि क्लाइंट फ्रॉड करेगा, शातिर है क्लाइंट। ये हो गया कौन से एम्प्लॉयज जाने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट्स। फिर कितने एम्प्लॉयज भेजेगा, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने चाहिए टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटेरियल लोकेशन। मैंने आपको समझाया था कि 31 मार्च को स्टॉक काउंट होता है, 5-5, 10-10 लोकेशन होती है हर एक क्लाइंट की, इतने सारे लोग कहाँ से लाएंगे, तो कौन सी मटेरियल लोकेशन है पहले उस पर भेजें, और कितने लोग भेजें, वेयर हाउस बड़ा है तो ज़्यादा लोग भेजें, छोटा है तो कम लोग भेजें। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रुप ऑडिट चल रही हो और भी कोई ऑडिटर हो, तो क्या हमें
उसके काम का रिव्यू करने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत, ताकि हम अपनी जॉइंट ऑडिट की एक ओपिनियन दे सकें, या फिर हम उस पर पूरा भरोसा कर लें। अगर हमें लगता है कि नहीं भाई ऑडिटर मुकुंद जैसा है, हमें उसका काम देखना चाहिए, इस पर भरोसा नहीं है, तो हम थोड़े ज़्यादा लोग भेजेंगे कि भाई उसका काम भी देखियो, नाम हमारा भी डुबाएगा साथ में। द ऑडिट बजट इन आर्स टू एलोकेट हाई रिस्क एरियाज, कि जहाँ जहाँ रिस्क ज़्यादा है, जिन जिन एरियाज़ में जहाँ हमें लगता है कि भाई परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा फ्रॉड है, नई नई कारों में आता है रोज़, कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं, सैलरी तो इसकी 10 लाख रुपए है साल की, तो उसमें हम ज़्यादा आर्स एलोकेट करेंगे कंसल्टेंट्स के कि भैया तुम ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे लगाओ। फिर व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड वेदर एट इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स, कि लास्ट की डेट्स पे हम लोगों को भेजें या फिर हम ऑडिट के बीच में ही शुरू में कब लोगों को भेजें, ये भी वो डिसाइड करेगा। अगर 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए तो वो शुरू में या बीच में ज़्यादा लोगों को भेजेगा, अगर बाद में रिपोर्ट चाहिए तो वो कट ऑफ डेट्स पे भेजेगा, ठीक है। एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज्ड, अब वो जा रहे हैं, शातिर क्लाइंट है, घुमा ना दे, तो उसके लिए उसको रखनी पड़ेगी ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग्स। ब्रीफिंग बोले तो ब्रीफिंग बोले तो जब डॉन लोग बुला के बताता है, हाँ, जब डॉन बताता है कि भैया ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर करने, ये सवाल पूछने। और डी ब्रीफिंग बोले तो लोग बताते हैं कि उन्होंने जब डॉन के एम्प्लॉइज आके उसको बताएंगे कि भैया उसने ऐसे सवाल का जवाब दिया, उसने ये कहा, ये वाला ऑडिट एविडेंस लेने नहीं दे रहा, हम ये मांग रहे कह रहा हम पे तो है ही नो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो डॉन को बताएंगे कि साहब अब क्या करें। हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन साइट और ऑफ साइट, कि वो मैनेजर को या पार्टनर को ऑन साइट भेजे, कंपनी में भेजे कि जाओ भाई देख के आओ लोग कैसा काम कर रहे हैं, सब कुछ सही से देख रहे हैं, या फिर अपने ही ऑफिस में बुला के बिठाए और फिर उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या क्या किया, लाओ मेरे को पीपीटी पे दिखा दो। वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, हमने आपको बताया था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में, क्या होता है, होता क्या है, क्या होता है मैडम? जब हम ऑडिट कर लेते हैं उसके बाद हम रिव्यू कराते हैं अपनी ऑडिट। किससे? पीयर रिव्यू। हाँ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था कि हम जब ऑडिट कर लेते हैं तो हो सकता है हमारी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज कहती है कि भाई अपने ही किसी फर्म के दूसरे पार्टनर से ऑडिट करा लो, रिव्यू करा लो एक बारी कि तुमने ऑडिट सही क्वालिटी के हिसाब से, सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है क्या नहीं किया, ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो अगर वो देखेगा कि हमें इसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है क्या, तो वो उस हिसाब से उनको मैनेज करेगा कि भाई तुम खत्म करके और इसको दे दो, फिर ये तुम्हारी ऑडिट का रिव्यू करेगा, ठीक है। पीयर रिव्यू नहीं आएगा इसमें? पीयर रिव्यू तो भाई, पीयर रिव्यू क्या होता है कि हमने ऑडिट करा, बाहर की दूसरी सीए फर्म आके हमारा रिव्यू करेगी, ठीक है, तो वो कब आएगी उसके हिसाब से हम अपनी ऑडिट थोड़ी मैनेज करेंगे, हम अपनी फर्म के हिसाब से अपनी ऑडिट मैनेज करेंगे कि हमें अपनी फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से कंप्लाई करना है, तो इतने टाइम तक इस पार्टनर से रिव्यू करानी है, तो डोन उसके हिसाब से मैनेज करेगा। डोन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टनर को, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, जो क्लाइंट से डील कर रहा है। पढ़ लो इसको एक बारी। ये होती है हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी। समझ में आएगा कि वो स्ट्रैटेजी में क्या क्या डिसाइड करता है हार्दिक आपको? पढ़े आगे। फिर जब डॉन ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये ऑडिट करनी है, ये एरियाज कवर करने हैं, इन लोगों को भेजना है, तो भेजता था हर ऑडिट पे अपने 3 खास लोगों को। कौन कौन से थे वो 3 खास लोग?
डोन के 3 खास लोग। इसकी मैंने छोटी सी पोएम भी बनाई थी तुम्हारे लिए कि एक इतना शातिर जिसके सवालों से कोई बच ना पाया, ठीक है, दैट इज इंक्वायरी। एक इतना तेज जो एक नज़र में देख के बता दे कि मैनेजमेंट ने कैसे माल अंदर सरकाया, विच इज इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। और एक इतना समझदार जो अकाउंट्स एनालाइज करे ऐसे कि कोई भी चोर उसकी नज़रों से बच के जाने ना पाया, विच इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, पेज नंबर 2.13 2.14 नीचे मैंने आपके लिए 3 फोटो भी छाप रखी है। पहला बंदा इंक्वायरी कर रहा है, दूसरा इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन कर रहा है और तीसरा एनालाइज कर रहा है अकाउंट्स को खिड़की पे लिख के। किताबें भी खत्म हो गई, खिड़की पे लिख के कर रहा है। ये मूवी देखी है तुम लोगों ने? अरे तीसरे वाली कह रहा हूँ मैं, तीसरे वाली मूवी है अकाउंटेंट, द अकाउंटेंट नाम है इसका। ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है कि मतलब इसके पास एक वो होती है, स्पेशलिटी होती है, फिगर्स के साथ बहुत अच्छा होता है। तो इसको बुलाते हैं अपनी कंपनी में कि लाओ हमारी कंपनी में ना कुछ हुआ है, गड़बड़ी लग रही है। तो ये एक रात में पिछले 10 साल के अकाउंट्स पूरी खिड़कियों पर छाप देता है और सुबह तक बता देता है कि $60 मिलियन का फ्रॉड किया है और तुम्हारे CFO ने किया है। तो इसको पता चल जाता है और कंपनी का जो मालिक होता है वो मिला होता है CFO के साथ। तो वो कहता है कि हमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, वापस मत आना। लेकिन इसको चैन नहीं पड़ता, ये फिर भी ढूंढता रहता है कि भाई कैसे फ्रॉड किया, कैसे किया, अपने घर जाके, क्योंकि इसके दिमाग में छप गई थी सारी फिगर्स। फिर क्या होता है कि कंपनी के मालिक को पता चलता है कि उसका नाम बाहर आ गया तो मेरा भी नाम बाहर आएगा। तो वो उसके घर पे एक उसको भेजता है असैसिन को। तो असैसिन पता है असैसिन क्या होता है कि भाई जो सामने वाले बंदे को मरवा दे। तो वो जाता है और कहता है देख CFO सामने बैठा है, रात के 1 बज रहा है, असैसिन इधर बैठा है। उसको कह रहा है देख ये जो तू इंसुलिन की दवाई लेता है रोज, इसी का ओवरडोज लेके चुपचाप मर जा, वरना मैं मारूंगा, तेरी बीवी बाहर आएगी, फिर मैं उसको भी मारूंगा ताकि कोई सबूत ना बचे, इसलिए तू मर जा। तो वो ज़्यादा दवाई का डोज लेके खुद ही मर जाता है। इस तरह से अकाउंट्स का फ्रॉड पकड़ने से लोगों की मौत होती है जो मिले होते हैं फ्रॉड करते। CFO को मारता है, CFO को, क्योंकि उसका नाम बाहर आ गया ना कि CFO ने फ्रॉड किया है, पता लग गया $60 मिलियन का। तो CFO को मरवाने उसका CEO खुद भेजता है जो मिला होता है उसके साथ, जो पहले फ्रॉड कर रहा होता है, ताकि अब नाम उसका भी बाहर ना आ जाए। ये खिड़कियों पे अकाउंट्स छाप रहा है। कॉर्पोरेट में तो आपने तो देखे होंगे ना, उस पे लास्ट पे काम होता है। किस पे काम होता है? ग्लास पे लिखते हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च में तो देखे। हाँ, बोर्ड्स होते हैं ग्लास वाले। पढ़े ये क्या थे 3 लोग? कौन थे 3 लोग? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये लोग क्या करते थे, जाते थे और रिस्क असेस करते थे कि भैया कौन से एरियाज में रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि डोन तो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से बता सकता है ना कि भाई इस बैंकिंग के एरिया में कैश में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन तो जाके देखना पड़ेगा। डोन तो जाता नहीं था, तो वो अपने 3 खास आदमियों को भेजता था। ठीक है, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड, तीसरा वाला कौन था हैंड मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो अपने 3 खास आदमियों को भेजता था, वो जाके पता लगाते थे कि भैया कहाँ कहाँ रिस्क, और जहाँ जहाँ रिस्क होता था वहाँ हम क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये अब तुमको आता है, पहले तुमको पता नहीं था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, लेकिन अब तुमको पता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि जहाँ जहाँ रिस्क है, अब हम डिसाइड करेंगे कि उस एरिया में कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, कितने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, ताकि हमें तसल्ली भरा एविडेंस मिल जाए कि यहाँ पर हम मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगाएंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन भी डिटेल में करेंगे। कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, ये डिसाइड होगा आफ्टर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और एक ऑडिट में हमने रिस्क असेस कर लिया, हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लिए, ठीक है, हमने एविडेंस इकट्ठे कर ली। क्या इसके बाद भी हमें कुछ करने की जरूरत होती है? क्या हमें कोई और, हाँ, एसेज के हिसाब से ऑडिट कंप्लीट हो, कंप्लाई हो, तो हमें कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ते हैं जो कि एसेज में लिखे हैं। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। प्लान की बात बता रहा हूं, हमने पहले स्ट्रैटेजी बना ली कि कौन कौन लोग जाएंगे, कितने जाएंगे, फिर हम आते हैं प्लान पे। ये 3 लोग जाएंगे, रिस्क असेस करेंगे, फिर हम डिटेल में प्लान बनाएंगे कि भैया ये ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, इतनी इतनी एक्सटेंट में चेकिंग करनी है, और हमने ये सारे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए। अब कौन से बच गए जो हमें लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा ऑडिट एसए के साथ कंप्लाई करे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर सो दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद एसएस। ठीक है, पढ़ो। SA 300 states that the auditor shall develop an audit plan
that shall include the description of nature, timing and extent of planned risk assessment procedures, the nature, timing and extent of further audit procedure at the assertion level, other planned audit procedures that are required to be carried out so that the engagement complies with essays. ठीक है, बात समझ में आती है? अब एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी पहले आई कि प्लान पहले बना? स्ट्रैटेजी पहले आई, पहले वो फोन करके पूछेगा, क्लाइंट से बात करेगा कि भैया क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए, फिर वो प्लान बनाने के लिए लोगों को भेजेगा कि भैया बताओ प्लान में क्या क्या करें। अब डॉन सोच रहा था कि भाई इस सब्सिडरी में ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि इसका आदमी सही नहीं है, खबर आती रहती है कि भाई इस कंपनी ने ये किया वो किया, पता नहीं कितना ही सही होगा, तो रिस्क इस वाली सब्सिडरी में ज़्यादा। लेकिन उसके 3 खास आदमी गए, उन्होंने बताया कि भैया पूरी कंपनी चोर है और वो वाला मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा चोर है, बच जाता है वो अखबार की नज़रों में नहीं आता, लेकिन वो तो सबसे ज़्यादा चोर है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। तो अब क्या डॉन ने स्ट्रैटेजी में डिसाइड करा था कि कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, कब कब जाएंगे। तो अब ये सुनने के बाद क्या वो इन चीज़ों को चेंज कर सकता है? तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक आते हैं, दूसरी में अगर चेंज होगा तो पहली में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आओ एक बारी पढ़ते हैं। और डिटेल्ड कौन सा होगा ज़्यादा? प्लान। कैसे? हाँ, स्ट्रैटेजी तो ऊपर ऊपर से बनाई, डॉन ने अपने कमरे में बैठ के सोच लिया, लेकिन प्लान में उसने भेजा ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में चल क्या रहा है उसके हिसाब से असर्शन लेवल पे ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करे, तो इसलिए प्लान ज्यादा डिटेल होगा। ठीक है, देखो शुरू से ही पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, an audit plan can be developed to address the various matter identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objective through efficient use of auditors resources. ऑडिटर देखेगा कि उसको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देनी है, ठीक है, और एफिशिएंट यूज करना चाहेगा। एफिशिएंट यूज किसका? अपने रिसोर्सेज का। एफिशिएंट यूज बोले तो मतलब क्या? एफिशिएंट बोलो ना, क्या होता है एफिशिएंट? पैसे कम लगे और क्वालिटी ज़्यादा है। हाँ, पैसे कम लगे, उतनी ही क्वालिटी का ऑडिट हो लेकिन पैसे कम लगे। वैसे तो डॉन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, झाड़ पे तो उगते हैं पैसे, कोई बात नहीं, जितना मर्जी दे दो। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। ऑडिटर के पास तो पैसे की कमी होती है, ऐसा थोड़ी उसके गराज में आरबीआई की नोट छापने की मशीन घर पे तो छाप लो, जितना मर्जी छाप लो। तो हर एक ऑडिटर, हर एक ऑडिट फर्म ये कोशिश करती है कि एफिशिएंट यूज़, उसको लगता है कि भैया रिस्क ज़्यादा है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो वो आर्टिकल्स को या कंसल्टेंट्स को ना भेज के बड़े लोगों को भेजेगी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ताकि वो एक बारी में सही सवाल पूछें और सही एविडेंस लेके आ जाएं, क्योंकि पैसे तो देने पड़ेंगे ना हर महीने के महीने। ठीक है, इसलिए ऑडिटर डिसाइड करेगा कि किस तरह से उसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। सबसे पहले वो 3 लोगों को भेजता है ताकि वो बिजनेस को समझ सके। अंडरस्टैंडिंग लेना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू डिजाइन एन ऑडिट प्लान। इन फैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। बेसिक सा है, इजी सा है। फिर हमने 3 चीजें पढ़ी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, ताकि उसका ऑडिट एसएस के साथ कंप्लाई करे। तीनों चीजें करेगा। द ऑडिटर प्लान्स व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड, देयर टाइमिंग एंड हाउ मच वर्क शुड बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट द सैंपल साइज। ठीक है, कि कितना सैंपल साइज लेना है, कितना काम करना है, किस एरिया में ज्यादा डिटेल में करना है, वो सब ऑडिटर प्लान करेगा। ऑडिटर यहाँ पे किसका नाम है? ऑडिटर किस चीज को कहना चाह रहा हो? डॉन को नहीं भैया, डॉन को और डॉन की पूरी टीम, वो ऑडिटर ही है। कंपनी के लिए तो वो सब ऑडिटर हैं। डॉन तो एंगेजमेंट पार्टनर है, वो भी एक ऑडिटर है, लेकिन बाकी सब भी ऑडिटर हैं। तो वो जो 3 लोग जाएंगे वो डिसाइड करेंगे ना कि भैया अब क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना चाहिए, तो उनको ऑडिटर रेफर किया हुआ है। ठीक है, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। बात समझ में आती है? That includes the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by the engagement team। क्यों डिटेल होता है? क्योंकि इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखे होते हैं कि टीम मेंबर्स क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे। प्लानिंग फॉर दिस ऑडिट प्रोसीजर्स टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स। प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑकर अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस। सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही करते हैं, तो ये बोल रहा है जल्दी होती है।
However, planning the nature, timing and extent of further audit procedure depend upon the outcome of the risk assessment procedure. ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जैसे हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, हमें पता चला भाई कहाँ ज़्यादा फ्रॉड है या फिर कहाँ कंट्रोल्स अच्छे हैं, फ्रॉड नहीं होने के चांसेस है, तो वहाँ पर हम उसके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करेंगे. In addition, the auditor may begin execution of further audit procedure for some classes of transaction, account balance and disclosure before planning all remaining further audit procedure. जैसे मैंने कल आपको कहा था कि भैया आपका एक टेस्ट इस तारीख को होगा, एक टेस्ट इस तारीख को होगा और एक टेस्ट इस तारीख को होगा. फिर मैंने कहा कि चलो 3 करते हैं, उसके बाद देखेंगे. इसी तरह से ऑडिटर भी तो कर सकते हैं कि हमने एक सब्सिडरी का डिसाइड कर लिया कि भैया कौन सा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है, अब बाकियों का बाद में देखते हैं, पहले इसका शुरू करते हैं काम. ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लो 1 मिनट. समझ में आ रहा है? इजी है. आगे पढ़ें क्या? आ जाओ अगले पेज पे 2.15, स्टडी मैट पेज नंबर 2.15, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. अब देखो ये तुमको ऑलरेडी समझ में आएगा, मैं कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं मेरे. सबसे पहले वो क्या करता है? स्ट्रैटेजी बनाता है कि प्लान बनाता है? स्ट्रैटेजी बनाता है. उसमें एक ब्रॉड ओवरऑल एरिया देख लेता है कि भैया इसको पहले कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, यही लिखा हुआ है. ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच कि पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे. Whereas audit plan addresses the various matter identified in the overall audit strategy. Audit strategy determine the scope, timing and direction. ये समझ में आता है. Audit plan describe how strategy is going to be implemented. कि strategy को actual में implement कैसे करेंगे, risk assess करेंगे, फिर further audit procedures करेंगे. Audit plan is more detailed than the overall audit strategy that includes the nature, timing and extent of procedures to be performed by engagement team members. ठीक है. प्लान में होता है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने हैं. प्लानिंग फॉर दिस ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर एंगेजमेंट डेवलप. जैसे जैसे वो प्लानिंग करता जाएगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता जाएगा, हो सकता है उसने कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करा, कोई वाउचिंग वेरिफिकेशन करी, उसको पता चला कि भैया कंट्रोल अच्छे नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ने यहाँ पे घपला कर रखा है, तो वो अपना मटीरियलिटी रीअसेस करता है कि भैया क्या मेरे को दोबारा से चेकिंग करनी चाहिए और डिटेल में करनी चाहिए. तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑडिट चलती जाती है, एंगेजमेंट डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे प्लानिंग प्रोसीजर टेक प्लेस होता जाता है ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट. Once the overall audit strategy has been established, the plan can be developed to address various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve objective through efficient use of auditors' resources. पहले वो स्ट्रैटेजी डेवलप करता है, उसके बाद प्लान आता है कि भैया मेरे को एफिशिएंटली इन रिसोर्सेज का यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. क्या होता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव? यस, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड एक्सप्रेस इट. फिर ये बोलता है the establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential processes. हमने पढ़ तो लिया कि पहले स्ट्रैटेजी आती है, पहले वो फोन पे बात करते हैं और फिर लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक के बाद ही एक होता है. लोगों ने आके बताया कि भैया यहाँ पर ज्यादा गड़बड़ है, तो फिर हम स्ट्रैटेजी में चेंज भी कर सकते हैं, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन मे रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू अदर. ठीक है. फिर ये एक बहुत ही फुद्दू सा सवाल पूछता है कि स्ट्रैटेजी और प्लान कौन बनाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मैनेजमेंट बनाएगी? क्या कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा. तो लिखा हुआ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी.
The overall audit strategy and the audit plan remains the auditor's responsibility. It is the auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and audit plan. एक बार एक्टिव वॉइस में लिखा है, एक बार पैसिव वॉइस में लिखा है. However, as discussed earlier, auditor may discuss the elements of planning with the entity's management without compromising the effectiveness of audit. कौन से एलिमेंट मैनेजमेंट से वो डिस्कस करेगा? जैसे कि क्या डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ कि भैया हम ऑडिट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे डिस्कस करें? तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल लगाना. वो डिस्कस उसने क्या पूछा कि भैया क्या काम है और कब तक फिर क्या डिसाइड किया? क्या डिसाइड किया? कौन कितने हाँ, कौन कब और कितने. तो वो मैनेजमेंट से बताएगा ना कि भैया हमारे आदमी आएंगे, उनको अंदर घुसने देना, उनको डॉक्यूमेंट्स देना, इस तारीख को आएंगे, इस डिपार्टमेंट हेड से मिलेंगे. तो वो डिस्कस कर सकता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, लेकिन इतने ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करने कि भैया ये चीज़ें चेक करेंगे, वरना मैनेजमेंट वो चीज़ें पहले टिक कर देगी, है ना. मैनेजमेंट तो है ही चोर. तो डिस्कस कर सकता है, लेकिन इतने भी डिस्कस नहीं करने कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ठीक है, ये लिखा हुआ पढ़ लो, फिर अगले रंग बिरंगे पेज पे चलते हैं. चलो तो अच्छा, एक बात बताओ, ये डब्बे वाला पेज तुम्हें मुश्किल लगता था ना? आज देखो, आज नहीं लगेगा. पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं. हाँ तो कोई बात नहीं, इजी सा है. ये मैं 2 बार पढ़ी. STD की फुल फॉर्म में एस बोले तो स्कोप. स्कोप बोले तो हिंदी में दायरा. नहीं, मतलब इतना ज़्यादा हिंदी में भी नहीं, एक्सप्लेन करो. दायरा. स्कोप बोले तो मतलब क्या करना है, क्या मतलब कि क्या क्या कवर करना है. ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मान लो एक कंपनी है और एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या दोनों में अलग अलग चीज़ें कवर करनी होगी? जैसे कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें कवर करनी होगी? कैश क्रेडिटर्स वगैरह ज़्यादा हो. Security. कैश क्रेडिटर तो बाबू कंपनी में भी कवर करना होगा. जो उन्होंने सिक्योरिटी ले रखी है, लोन देके सिक्योरिटी. बैंकिंग कंपनीज को RBI बोलते हैं कि भैया आपको ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा रिपोर्ट करनी है, ये एक रिपोर्ट एक्स्ट्रा रिपोर्ट करनी है. CLR SLR ये वाली रेशियोज एक्स्ट्रा लगानी है, रिपोर्ट करनी है, बतानी है लोगों को. तो AFRF के अंदर आ गया. एक कंपनी में सिर्फ शेड्यूल 3 P&L बैलेंस शीट होता है, बैंकिंग में शेड्यूल 3 P&L बैलेंस शीट तो है ही, उसके अलावा 4 चीज और हैं, डिस्क्लोजर्स और हैं. तो क्या ऑडिटर को वो कवर करना पड़ेगा? तो क्या उसका स्कोप बढ़ गया, है ना, कंपनी और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में? तो किस चीज पे डिपेंड कराइए? AFRF पे, कि AFRF कौन सा किस पे एप्लीकेबल है. पार्टनरशिप फर्म में शायद कुछ और एप्लीकेबल होगा, तो शायद स्कोप थोड़ा और कम हो जाएगा, है ना. डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी पे AFRF कौन सा लगता है, उस चीज पे स्कोप डिपेंड करता है. और स्कोप किस चीज को अफेक्ट करता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी को. ठीक है, और बताओ, अगर आपके बिजनेस में सेगमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे कि भैया अंबानी जी हैं, वो जियो की कंपनी भी खोले बैठे हैं, वो तेल भी बेचते हैं, और क्या क्या बेचते हैं अंबानी जी? देश नहीं बेचते, और क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं अंबानी जी? अरे सामान भी तो बेचते हैं रिलायंस फ्रेश पे. तो अलग अलग तरह का बिजनेस सेगमेंट है. पेट्रोल भी बेचते हैं, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, कपड़े भी बेच रहे हैं, ज्वेलरी भी बेच रहे हैं. तो जिस बिजनेस के इतने सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें काम स्कोप ज़्यादा होगा, वर्सेस एक छोटी सी किराना शॉप है, उसका डोन थोड़ी जाएगा ऑडिट करने, लेकिन फिर भी स्कोप क्या उससे बदल जाएगा. एक कंपनी जो सिर्फ एक ही काम करती है, ठीक है, तो वहां पर स्कोप कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा. स्कोप बढ़ेगा या कम होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगी? स्ट्रैटेजी. ठीक है, हम सारी वो चीजें पढ़ रहे हैं जिस जिस चीज से स्ट्रैटेजी इफेक्ट हो सकती है. अभी हम पढ़ रहे हैं स्कोप किस किस चीज से इफेक्ट हो सकता है. दूसरा मैंने आपको बताया इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, NBFC में, उनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है तो वहां पर 4 चीजें अलग बतानी होती हैं. पेट्रोलियम की इंडस्ट्री होगी तो वहां पर पेट्रोल के बारे में अलग चीजें बतानी होंगी. तो इंडस्ट्री बदलती जाएगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बदलती जाएगी. किसी इंडस्ट्री में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम तो वहां पर स्कोप कम की चेकिंग कम करनी पड़ेगी. किसी में ज्यादा तो वहां पर स्कोप ज्यादा. ठीक है, एंड लास्ट में हमने पहले भी ऑडिट करी हुई है कि नहीं करी हुई. अगर हमने पहले ऑडिट करी है तो पिछली बार हमें क्या एविडेंस मिला था? पिछली बार हमने जब चेक करा तो क्या हमें पता चला कि कंट्रोल्स अच्छे और मैनेजमेंट शरीफ है, और शरीफ है तो इस बार हम थोड़ा रिलायंस ज़्यादा प्लेस कर सकते हैं, चेकिंग थोड़ी कम कर सकते हैं. लेकिन हमें पता चला कि पिछली बार मैनेजमेंट गड़बड़ी करती है, मैनेजमेंट को आता नहीं है, मैनेजमेंट नालायक है, ढीठ है. हमने जो गलतियां बताई कि भैया ये ठीक कर लो, इस बार भी ठीक नहीं करी, तो इस बार हमें चेकिंग फिर से ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो इससे क्या स्कोप पे फर्क पड़ा? ठीक है, आओ पढ़ो.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। सबसे पहला AFRF की वजह से फर्क पड़ जाएगा, AFRF एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अंबानी जी तो तेल भी बेचते हैं, तेल कितनी तरह का होता है, अंबानी जी का ज्वेल्स का भी बिजनेस है, डायमंड तरह तरह के होते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी तरह तरह की होती है, तो उसमें शायद स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है, ऑडिटर को शायद एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े, तो इस चीज से स्कोप बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट उतना बड़ा स्कोप। एंड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, अगर हम उसका एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बार भी तो हमारा स्कोप कम हो जाएगा। अच्छा बताओ, लोग गए, ऑडिटर ने डिसाइड किया, डॉन ने डिसाइड किया कि कौन किस किस को भेजा जाए, कब भेजा जाए, कितने लोग भेजे जाएं, किस चीज पर डिपेंड करेगा? स्कोप पे, टाइमिंग पे, कितने लोग भेजे जाएं, हाँ स्कोप पे डिपेंड करेगा, टाइमिंग पे डिपेंड करेगा, और किस चीज पर डिपेंड करेगा? कितनी जल्दी हमें खत्म करनी है। और सबसे पहला तो इस चीज पर डिपेंड करेगा बाबू की ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। अगर अंबानी जी की ट्रांजैक्शंस हैं, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस है, तो लोग ज़्यादा होंगे, विच इज़ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। किराना शॉप के ट्रांजैक्शंस कम होंगी, लोग भी कम लगेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ पर डिपेंड करेगा कि चेंजेस कितने हुए। अगर AFRF चेंज हो गया, एंटिटी पे पहले लगता था AS, फिर एंटिटी गई शार्क टैंक में, अश्नील ने दे दी फंडिंग, अब एंटिटी हो गई बड़ी, अब एंटिटी पे लगता है इंड AS, तो क्या एंटिटी के लोगों ने गलतियां ज़्यादा की होंगी? हाँ, क्योंकि पहली बार AS से इंड AS पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मिसस्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चेंजेस इन AFRF इंडस्ट्री में पहले बोल रखी थी कि भाई 4 ही चीज़ें रिपोर्ट करो, फिर नीरव मोदी ने कर दिया फ्रॉड, तो अब RBI ने कहा नहीं भैया आप 10 चीज़ें और रिपोर्ट करोगे। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग करी जाती है, क्यों करी जाती है वो? क्योंकि एक कंपनी थी एनरोन के नाम से, तुम्हें पता है पहले बिग 4 नहीं होता था, बिग 5 होता था, और बिग 5 में सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की होती थी आर्थर एंडरसन एंड कंपनी। आर्थर एंडरसन एंड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी ट्रस्टेड कंपनी थी कि उस पर हर कोई बिलीव करता था। वो एक कंपनी के ऑडिटर थी जिसका नाम था एनरोन। एनरोन कर रहा था फ्रॉड दबा के बहुत सालों से। एनरोन ने 52 मिलियन की ऑडिट फीस दी थी आर्थर एंडरसन को, जिसमें से 21 मिलियन तो थी ऑडिट फीस और बाकी की थी कंसल्टेंसी फीस, है ना। तो आर्थर एंडरसन वाले हर साल पार्टी करते थे और उधर 1 किलोमीटर एनरोन वाले हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाते थे, पार्टी करते थे, और उधर आर्थर एंडरसन वाले उनकी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को श्रेड कर देते थे, कंपनी में डाल के उसमें मशीन में डाल के तबाह कर देते थे कि ओरिजिनल वाली किसी को मिलनी नहीं चाहिए। 7 साल बाद ये फ्रॉड दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी एनरोन। इतना बड़ा स्कैंडल था, फाइनेंशियल स्कैंडल। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाए थे। मैनेजमेंट कह रही सर लगाए थे हमने, पर उस एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, तो हम क्या करें, हम कैसे पता लगाएं, हम थोड़ी ना देख रहे हैं सब कुछ, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी, हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए थे। तो कह रहे तुमने देखा नहीं कि इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे सर नहीं, हमारा तो लगाने का काम था, हमने वो देखा। कह रहे भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऑडिटर को बुलाया, तुमने इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं किए? क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करने होते हैं? क्या ऑडिटर करता है चेक? क्यों करता है? ताकि वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सके कि भैया मेरे को कितने कितने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ पे। उसने कहा साहब मैंने चेक किए थे, पर मैंने उतने ही चेक किए थे जितने मेरे को प्रोसीजर लगाने थे, मैंने कोई इंटरनल कंट्रोल पे जिम्मेदारी थोड़ी दी थी, मैंने तो बताया नहीं था। कह रहा भाई तूने चेक किए थे लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही झोल झाल है। कह रहे नहीं सर इतने, ये मेरी जिम्मेदारी थी इंटरनल कंट्रोल की। तो ऑडिटर भी खिसक लिया, मैनेजमेंट भी खिसक लिया, ऑडिटर भी खिसक लिया, जितने इन्वेस्टर थे सबके पैसे डूब गए। 90 रुपीज पे शेयर था, 60 पैसे पे आ गया। इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा फ्रॉड था। तब से यूएस में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आप बताओगे इंटरनल कंट्रोल से इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऑडिटर आप भी आईएफसी पे रिपोर्टिंग दोगे, आइकोफर की रिपोर्टिंग दोगे कि इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो चेंजेस हम किस पॉइंट पे थे? इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई कि भैया ये फ्रॉड निकला, तो अब डेवलपमेंट कर दी। एसईसी ने कहा कि नहीं भाई अब से आपको इन चीजों पे और रिपोर्ट करनी है, तो ऑडिटर के टीम के एफर्ट्स क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एएफआरएफ में
तो भी उसके टीम एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंडस्ट्री में कोई रेगुलेशन चेंजेस हुए तो भी उसकी टीम के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे कि अब ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी कोई अदर तरह की डेवलपमेंट हुई कि कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उसके हिसाब से कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई तो भी उसके टीम एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो एक तो पॉइंट था हमारा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, दूसरा चेंजेस किस किस चीज़ में, पहला AFRF में, इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में, या कोई अदर डेवलपमेंट्स हुए इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से उसकी टीम के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर टीम के एफर्ट्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोग लगेंगे। लोग कहाँ डिसाइड करता है ऑडिटर, स्ट्रैटेजी में। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रैटेजी, टीम के एफर्ट्स। आओ पढ़ो ग्रीन वाला बॉक्स। फैक्टर्स सिग्निफिकेंट in directing the engagement team efforts. Auditor needs to direct efforts of the engagement team towards the matters that are significant. Few examples are, ये बताना चाह रहे हैं कि टीम के एफर्ट्स किन किन चीज़ों के फैक्टर पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर टू डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर देखेगा कि भैया अगर ट्रांजैक्शंस एक जैसी है, एक ही वेंडर है, जिससे पहले हम 50 बार ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन हमारी कंपनी बड़ी हुई तो हम उसी से 1000 बार ट्रांजैक्शन करने लग गए। एक ही वेंडर है, एक ही जैसे सामान खरीदते हैं, वही सेम चीज़ खरीदते हैं हर बार। तो यहाँ पर सेम कंट्रोल्स है, अच्छे कंट्रोल्स हैं, तो हम चेकिंग कम भी करें तो भी चलता है, इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग वेंडर्स हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदने लग गए, अब अलग अलग प्राइस पॉइंट पे खरीदने लगे, तो अब चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी, जैसे कि चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गई। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ऑडिटर को अब से फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो टीम के एफर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिग्निफिकेंट चेंजेस इन AFRF कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज आ गया, AS में कोई चेंज आ गया, या कंपनी के ऊपर जो FRF लगता था वो ही बदल गया, AS से इंड AS आ गया। अदर सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। सरकार ने कहा तुम्हारी एंटिटी बहुत पोल्यूशन करती है, इतने तो पैसे कमाती नहीं है, इतना पोल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट खराब कर दे रही है, तो अब तुमको पोल्यूशन के मैट्रिक्स भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो क्या आप ऑडिटर को वो भी चेक करने पड़ेंगे? लीगल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ऑडिटर की टीम के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 बॉक्सेस समझ में आ गए। पहले में हमने पढ़ा कि स्कोप किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, दूसरे में हमने पढ़ा कि टीम के एफर्ट्स किन किन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। तीसरा बहुत ही कॉमन सेंस, बहुत ही बेसिक पॉइंट, रिस्क वाला। अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगेंगे, आर्टिकल को भेजेंगे, एक्सपीरियंस को भेजेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिसने वो एरिया पहले कवर कर रखा होगा, उसको भेजेंगे। एंड ज़्यादा टाइम एलोकेट करेंगे कि भाई ज़्यादा लोग मिलके ज़्यादा आवर्स एलोकेट कर लो, वहाँ पर उसको अच्छे से देख लो, मेरा नाम मत खराब करके आना। अंडरवर्ड जीत लिया पर पता चल रहा कॉर्पोरेट में डॉन का नाम खराब कर दिया टीम ने। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। Selection of engagement team and assignment of audit work to team members is significant factor in establishing overall audit strategy. Experienced team member may be assigned in the areas where there is higher risk of material misstatement. Similarly, engagement budgeting and devotion of more time to areas of higher risk of material misstatement. जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर टाइम ज़्यादा देगा और एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगाएगा। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्या इफेक्ट हो रही है? ऑडिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी में डिफाइन करते हैं कि कौन भेजना है, कब भेजना है और कितने भेजने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ने, डॉन ने मैनेजमेंट को फ़ोन किया और कहा भैया क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट कह रही है सर आप आओगे नहीं, हमने आपके लिए चाय नाश्ता मंगा के रखा था। ऑर्डर कह रहा नहीं सर, हमारा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो आप भी कर लो, हम तो नहीं आएंगे। कह रहा सर फिर आप ऑडिट कैसे करोगे? कह रहा वो हम कर लेंगे, हमारा नाम चलता, सिक्का चलता हमारा नाम का, हम अपने आप कर लेंगे ऑडिट। कह रहा नहीं सर ऐसे तो हमको भरोसा नहीं हो रहा आप पे। कह रहा तो टपका दूँ तब होगा क्या? कह रहा नहीं सर आप एक काम करो, आप ऐसे करना कि आप जैसे जैसे एक एक सब्सिडरी का ऑडिट करते जाओ, मुझको रिपोर्ट देते जाना कि आप ऑडिट कर रहे हो, हमें पता तो चले, आप हमारे सामने नहीं आ रहे मिस्टर इंडिया, हमारी ऑडिट को पता चले कि किसी ने ऑडिट करी ही नहीं,
हमारा फुद्दू कट जाए तो आप एक काम करना, टाइम टाइम पे कम्युनिकेशन हमारे साथ करते रहना, एक एक सब्सिडरी आप करते जाओ, उसकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करते रहना, ठीक है। वो कहता है ठीक है भैया, मेरे को क्या दिक्कत है, कर देंगे। अब क्या ऑडिटर को मीटिंग्स बार बार ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी अपनी टीम के साथ? क्यों? क्योंकि अब टीम क्या कर रही है कि भैया सारा ऑडिट करके फिर मैनेजमेंट के पास नहीं जा रही, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करके मैनेजमेंट के पास जा रही है। और जब भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट देने जाएगी, रिपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉन की, ऑडिटर की, पार्टनर की। तो वो चाहेगा कि हर एक बार मेरा काम, उनका काम मैं एक बार देख लूँ, फिर वो मैनेजमेंट के पास जाएं कि कुछ गलती हो तो मैं बता दूं, ठीक है। मैनेजमेंट ने कहा कि भैया टाइम टाइम में पे कम्युनिकेशन करते रहना। मैनेजमेंट ने पहले का वो क्या सवाल पूछता, दो कब तक हो जाना चाहिए? मैनेजमेंट कह रही है भैया 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए मेरे को 10 के 10 सब्सिडरी की, वो कह रहा कर देंगे। तो क्या डॉन को जल्दी जल्दी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी? अगर ऑडिटर के जो लोग हैं मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो क्या अब ऑडिटर को उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ेगी, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी? क्योंकि तरह तरह के वो सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के मैनेजमेंट जवाब दे रही है, तो वो चाहेगा कि भैया तुम आ जाओ एक बार मेरे से बात कर लो बैठ के, फिर उनके पास दोबारा से जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कम्युनिकेशन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। Ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of audit and nature of communication required. सबसे पहला एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। एंटिटी बोल रही है कि भैया 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, मीटिंग्स रखनी पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करेगा कि भैया मैं ये एरिया में इतना इतना काम करूंगा। फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड। मैनेजमेंट ने कहा हर एक सब्सिडरी की रिपोर्ट मेरे को कंप्लीट होते ही दे देना, 10-10 दिन में 3 सब्सिडरीज की रिपोर्ट मेरे को मिल जानी चाहिए। तो उसने कहा टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट मेरे को इस तब चाहिए, तो उसके हिसाब से वो अपनी कम्युनिकेशंस टीम से और मैनेजमेंट से करेगा। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, वो पूछती रही बार बार भैया बीच में कितना कितना काम हो गया, जरा बताते रहा करो मुझे, तो उसके हिसाब से फिर मीटिंग्स करेगा। एंड एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स, कि टीम मेंबर्स के साथ कब कब कम्युनिकेशन करनी है, ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। टीम मीटिंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कि वो कहेगा कि भैया अगर उसको 10 दिन में रिपोर्ट देनी है तो तुम 7 दिन में तो काम खत्म करो, ताकि कुछ गलती हो तुम मुझसे रिव्यू कराओ, फिर मैं तुम्हें दोबारा भेजूँ तो वो करके लाओ, तो इस टाइम तक अपना काम कंप्लीट कर लो, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या इफेक्ट हो रहा है? कम्युनिकेशन की टाइमिंग, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद टीम मेंबर्स, विद मैनेजमेंट। समझ में आ रही है बातें सर? आ रहा है समझ में? तो ये वही ब्रीफिंग डीब्रीफिंग वाले पॉइंट में आएगा ना ये बोल रहा है ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of audit and nature of communication required, कि टाइमिंग ऑडिट की कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और कम्युनिकेशन कब कब किससे किससे करनी है, इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला तो यही फैक्टर अफेक्ट करेगा कि उसको रिपोर्ट कब तक चाहिए, वो क्या चाह रही है कि आप कितने कितने टाइम में मुझे अपडेट देते रहो, कौन सी तरह की रिपोर्ट उसको कब कब तक चाहिए और मेरे को अपनी टीम के साथ कितना कितना टाइम लगाना चाहिए। इन फैक्टर से नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ फिर से, ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऑडिटर क्या क्या डिसाइड करता है? क्या काम है कब तक हो जाना चाहिए? इंग्लिश में बताओ। STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऑडिटर एक बार ऑडिट करता है, फिर अगले साल फिर करता है, फिर अगले साल फिर करता है, ऐसे चलता है। उसने पिछले साल ऑडिट करवाई थी ऑडिटर ने उस कंपनी की, उसे पता चला भैया मैनेजमेंट एक नंबर की फालतू, उसने कंट्रोल्स लगा नहीं रखे, घटिया लगा रखे हैं। ऑडिटर ने लिख के दिया भैया ये कंट्रोल्स को ठीक कर लो प्लीज़। इस बार आए हैं, हो सकता है या तो मैनेजमेंट ढीठ हो, कंट्रोल ठीक नहीं करे हो, या फिर कंट्रोल ठीक करे हो। तो क्या इस चीज़ से ऑडिटर की स्ट्रैटेजी पे फर्क पड़ेगा? हाँ। बताओ कैसे? अगर ठीक कर दिए होंगे तो मतलब मैनेजमेंट ठीक है। हाँ, अगर ठीक कर दिए होंगे तो चेकिंग कम। पिछली बार हमें मिली थी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा,
ठीक है, तो इस बार हम चेकिंग क्या करेंगे, उस हिसाब से करें। हम ज़्यादा करेंगे। पिछली बार हमें लगा कि भैया कोई भी चेकिंग, हमने इतनी चेकिंग कर ली, कोई डेफिशिएंसी मिली नहीं रही, मैनेजमेंट एकदम अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चेकिंग इस बार कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर देखेगा कि हमने जो चीज़ें बताई थी क्या उन पे कोई एक्शन लिया, अगर लिया मैनेजमेंट सपोर्टिव है, मैनेजमेंट कह रही है ऑडिटर साहब आपने पहले बता दिया तो हम पहले ठीक कर लेते हैं, इस बार ठीक मिलेगा आपको सब कुछ, तो इस बार हम चेकिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार उसने डोन ने आर्टिकल्स भेजे, एक आर्टिकल मुकुंद था, एक आर्टिकल हार्दिक था, दोनों निकम्मे कुछ नहीं करके गए, तो इस बार फिर इन्हीं को भेज रहा है, तो उसको पता है कि इस बार मेरे को काम इनके साथ ज़्यादा करना पड़ेगा, इनके साथ मीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। पता है एक बार हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो ऑडिट पे गया, दो लड़के थे, आर्टिकल थे, 3rd ईयर आर्टिकल, वो ऑडिट करने गए और 2 महीने के आउट स्टेशन ऑडिट थी, उनने ऑडिट किया और फिर डायरेक्टर से बात की कि डायरेक्टर साहब ऑडिट खत्म हो गया तो हम वापस आ जाएं। वो कह रहा हाँ आ जाओ और रिपोर्ट मेरे को भेज दो, मैं देख के और तुमको बता दूंगा, फिर मतलब मीटिंग कर लेंगे। तो उन्होंने उनको रिपोर्ट भेज दी, डायरेक्टर ने रिपोर्ट देखी नहीं, टाइम उसको मिला नहीं, फिर आया मीटिंग का दिन, डायरेक्टर कह रहा है यार तुम ना 1 घंटा पहले आ जाना मीटिंग से, मैं तुम्हारी रिपोर्ट देख लूँ और फिर प्रेजेंट मैं कर दूँ, क्योंकि आर्टिकल कभी प्रेजेंट नहीं करता, कोई बंदा प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट को, जिस मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा प्रेजेंट करेगा ना, मैनेजमेंट जिससे सवाल पूछ पाया, मैनेजमेंट आर्टिकल को सवाल पूछेगा वो खुश जाएगा सर, तो इसलिए हमेशा कोई बड़ा बंदा प्रेजेंट करता है। तो डायरेक्टर साहब आए 1 घंटा पहले, आर्टिकल भी दोनों आ गए 1 घंटा पहले, दोनों दिखा रहे लैपटॉप में सर ये रिपोर्ट है, कह रहे ये क्या रिपोर्ट बनाई तुमने, इसमें कुछ काम का पॉइंट ही नहीं है, मैं क्या डायरेक्टर के सामने ये थोड़ी बोलूँ, उस पर चिट्ठी नहीं लगी हुई, स्टैंप नहीं लगे हुए थे 5-5 रुपए के, तुम ये पॉइंट निकाल कर आए हो, कह रहे साहब यही मिले हमको पॉइंट और क्या, कह रहे तो अब मैं क्या बोलूँ डायरेक्टर के साथ, फिर उनको एक पॉइंट दिखा, कह रहा अच्छा ये पॉइंट में क्या था, कह रहा मैनेजमेंट ने इस लो का कंप्लाई नहीं कर रखा था, कह रहा अच्छा चलो हाँ कुछ तो बता, कुछ तो हाँ कुछ एक पॉइंट तो निकला है। 2 महीने में ये निकाल के लाए 2 महीने मौज मार गया। फिर वो डायरेक्टर साहब ने बंद करा लैपटॉप 15 मिनट के बाद और चले गए घूमने फिरने, अपना सिगरेट पीने, फिर 1 घंटे बाद आए, उस एक पॉइंट पे 1 घंटा उन्होंने मैनेजमेंट को बातचीत करी कि इस पॉइंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है, इससे ये फाइन लग सकती है, ये पेनल्टी लग सकती है, इसकी वजह से दूसरा लो भी इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब हो सकती है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक पॉइंट पे मैनेजमेंट को इतना बता दिया, मैनेजमेंट को लग रहा है यही तो ऑडिट का, इतना कमाल का ऑडिट कर दिया। तो अब अगर डोन के सामने सिचुएशन आएगी तो वो एक बार तो बचा लेगा, लेकिन दूसरी बार इन्हीं लोगों को भेजने से पहले क्या वो इनके साथ ज्यादा मीटिंग करना चाहेगा कि भैया ये चीजें स्पेसिफिकली देख लेना, हर बार कैसे बचाऊंगा। ठीक है, देखो रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एक्टिविटीज, ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रैटेजी से किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, कि हमने पिछली बार क्या देखा था। कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होता है, पहले क्या होता है, जो एंगेजमेंट होने से पहले एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, हिंदी मत बताओ मेरे को, पढ़ा रखी है तुमको, नहीं पढ़ा रखा, पहली बार पढ़ा। अच्छा अभी याद दिला देता हूँ, और अगर याद आ गया तो तू पिटेगा, कैमरे के सामने आके पिटेगा तो यहाँ पे आज। हमने तुमको कहानी सुनाई थी जिसमें एक क्लाइंट था जिसको हम, बंदा था ऑडिट फर्म में जो चाह रहा था कि मैं नया क्लाइंट लाऊं, फिर वो घूमते फिरते गया था सुनसान सड़क पे, एक नए से ऑफिस में आके बैठा था, फिर वो क्लाइंट क्या निकला था, वसूली भाई। उसने कहा भाई 150 रुपये देंगे ऑडिट का, लेकिन अब ऑडिट तो तेरे को ही करनी पड़ेगी, जाने नहीं देंगे। तो क्या हम ऐसा क्लाइंट ले लें, नहीं ले लें, क्यों नहीं ले लें, क्या हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट को लेने से पहले उसका ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, या तो नई ऑडिट हो या पुरानी ऑडिट हो, नई ऑडिट में नया क्लाइंट, पुरानी ऑडिट में या तो पुरानी एंगेजमेंट या नई एंगेजमेंट, तो इन तीनों से पहले हमें ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। और ये क्या था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्या ये पढ़ा रखा है सर मैंने, सर नाम अलग हो गया नहीं इधर आ जाओ एक बारी, आप पर्ची उठवाएं आपसे, है, पर्ची उठवाएं आपसे, आ जाओ। इसने भी तो मना करी थी, मैं तभी भी नहीं आता। हाँ तो तू भी पिटेगा भाई, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, अभी भी नहीं याद है। नाम डुबोगे मेरा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से देखो, considering result of preliminary engagement activities and knowledge gained from similar engagement goes a long way in establishing sound audit strategy,
कि हमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से क्या पता चला कि भैया क्लाइंट क्या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या कुछ सस्पिशियस है क्लाइंट के बारे में, तो क्या हम चेकिंग ज़्यादा रखेंगे जिससे हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी इफेक्ट होगी, ठीक है। या फिर हमने सिमिलर कोई एंगेजमेंट किया हो, या फिर हमने पिछले साल कोई एंगेजमेंट किया हो उसी क्लाइंट का। अगर पिछले साल किया होगा तो देखो, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व्ड इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी। हमने पिछले साल देखा कि आईसी बहुत बढ़िया, कंट्रोल्स बहुत बढ़िया हैं, तो इस बार चेकिंग कम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी थोड़ी कम बना सकते हैं। नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी एज एक्शन टेकन टू एड्रेस देम। डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैनेजमेंट ने सब कुछ ठीक कर लिया, एक्शन टेक कर लिए, तो हम चेकिंग कम कर सकते हैं, कंट्रोल्स पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी इफेक्ट होगी इससे। एंड द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेस टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर द नीड टू मेंटेन ए क्वेश्चनिंग माइंड एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि भैया तुम दोनों इस बार भी जा रहे हो तो इस बार थोड़े ज़्यादा सवाल पूछ लेना, थोड़ा प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना, जो वो दे उसको लिख के मत लेके मत हाँ जी मत करके आना। इन गैदरिंग इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस, ठीक है, कि हर बार तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। इससे ऑडिट स्ट्रैटेजी पे इफेक्ट पड़ेगा कि कौन लोग जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये पूरा पेज हमने पढ़ा, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर अलग अलग ही आएंगे, पूरा कैसे आएगा, 4 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आना होता है, तो ये सब अलग अलग आ सकते हैं। तो मतलब आपको पूरा याद करना पड़ेगा सर। और हेडिंग्स भी पूछ सकता है कि फैक्टर्स जो ऑडिट स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, तो आप इन 5 हेडिंग्स को लिख के आएंगे तब, ठीक है। हेडिंग्स हैं क्या क्या? एक तो स्कोप, एक टीम एफर्ट्स, एक टाइमिंग वाली, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे करते हैं। आओ अगले पेज पे आओ, 2.16 2.17 चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्लान में जाते हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, 3 लोगों को भेजता है, फिर डिसाइड करता है उनके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या करने हैं। वो गए, उन्होंने देखा कहाँ कहाँ रिस्क है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या करने हैं। क्या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसकी वजह से उनको प्रोसीजर्स चेंज करने पड़े? बताओ क्या क्या एग्जाम्पल, सोचो, दिमाग से सोचो, किताब में मत देखो। क्या चेंज करने पड़े? उनको अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उन्होंने डिसाइड कर लिए। वो लोग पहले ही बहुत समझदार थे, 2 के 3 खास आदमी, उन्होंने असेस किया रिस्क कि कहाँ कहाँ रिस्क है, किस किस ट्रांजैक्शन में रिस्क ज़्यादा हो सकता है, और डिसाइड कर लिए अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उनको क्या क्या परफॉर्म करने, ठीक है। अब वो कर रहे हैं, अब क्या वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं? और चेंज करेंगे तो क्यों? कोई नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जो पहले नहीं दिखी थी। मैनेजमेंट कह दे कि वो सब्सिडी है और उसने बना कर रखा है गवर्नमेंट ने, जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था। कोई सोचो। नई इंफॉर्मेशन आ गई जो पहले उन्होंने नहीं देखी, जैसे कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब जिससे पूरा ही उनका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। मान लो उन्होंने असेस किया था रिस्क कम है और उनको एक फ्रॉड मिला, नया फ्रॉड उन्होंने अनकवर किया, तो अब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को वो चेंज करेंगे और डिटेल में करना चाहेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है सोचो, मैंने एग्जांपल दिए हुए तुम्हें। मैनेजमेंट को छोड़ेगी। हाँ? मैनेजमेंट एक एक करके बोला यार, एक तू बोल। इंटरनल कंट्रोल इतना इफेक्टिव ना निकले जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इसमें डेविएशन आ जाए। हाँ, ये तो हमने बात करी ना कि इंटरनल कंट्रोल इतना इफेक्ट नहीं निकला, उन्होंने फ्रॉड अनकवर किया तो उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, कुछ और निकला। आप क्या कह रहे थे? जैसे ऑडिटर ने ज्वाइन करा, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने छोड़ा। ऑडिटर ने, इधर ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर पे साइन किया, उधर डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लेटर पे साइन किया, तो कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मान लो कि मैनेजमेंट ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन कर लिया सडन, तो उसकी वजह से हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आओ 1 मिनट देखते हैं। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे कि किसी की क्लाइंट की बैंकरप्सी हो गई एकदम से,
हमारा डेटर था बहुत बड़ा, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, तो अब गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो एंटिटी की बिल्डिंग सब टूट फूट गई, तो अब उनको लग सकता है कि भाई अब उस एरिया में मतलब अब दूसरी सब्सिडीज में करना पड़ेगा ऑडिट, उसमें नहीं कर सकते, तो उससे उसकी प्लानिंग डिसीजंस में चेंज आ सकता है। चेंजेस इन कंडीशन, जैसे कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया तो अब वो अपने प्लान को थोड़ा चेंज कर सकता है। एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे कि कोई फ्रॉड अनकवर कर दिया, कोई नया फ्रॉड मिला, तो अब वो अपने प्लानिंग डिसीजंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। द ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एंड देयरबाय द रिजल्टिंग प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। अब वो अपना रिवाइज करेगा, रिस्क कितना होना चाहिए था, अब कितना है, उसके हिसाब से अपने नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को डिसाइड करेगा कि फर्दर प्रोसीजर कितने लगाने। दिस मे बी द केस when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when auditor planned the audit procedure. Example, audit evidence obtained through detailed checking may contradict the audit evidence obtained through testing of internal control. हमने समझा हुआ है कि पहले वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, फिर वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। कंट्रोल के टाइम पे उसे लगा कि भैया रिस्क इतना नहीं है, या इंक्वायरी करके उसको लगा कि नहीं कंट्रोल्स बढ़िया लग रहे हैं। एक्चुअल फील्ड पे देखने गया तो कुछ और ही चल रहा था, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे रहा था। तो प्लानिंग के टाइम पे जो रिस्क असेस किया था वो अलग है, एक्चुअल ऑपरेशंस के टाइम पे उसको पता चला कि रिस्क ज़्यादा है तो वो रीअसेस करेगा और अपने प्लानिंग डिसीजंस को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। हमने पढ़ा कि डॉन लोगों को भेजेगा ऑडिट करने और उनके काम का रिव्यू भी करेगा, उनसे ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, मीटिंग भी करेगा। अब कितनी मीटिंग होनी चाहिए, कितनी बार रिव्यू करना चाहिए, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। सोचो, कॉमन सेंस से सोचो। मैनेजमेंट को रिपोर्ट जल्दी देनी है, जैसे आपने अभी बताया सबसे। हाँ, हमने कहा था कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट जल्दी देनी है तो वो ज़्यादा रिव्यू करेगा, जल्दी जल्दी रिव्यू करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट कह रही थी हर मतलब घटिया लोग भेजे हमने उनको, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका हमें काम बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट कह रही है कि हमें घटिया लोग भेजे हैं, हमने आर्टिकल्स को भेज दिया तो हमें उनके काम का रिव्यू बार बार करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट क्या कह रही है कि टाइम मतलब जल्दी ऑडिट फिनिश करनी वो है। तो हो गया। हाँ, ये तो हो गया ना, आगे बताओ। अगर ये बोले कि टाइम टू टाइम हमें इन्फॉर्म करें, मैनेजमेंट बोले टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है, और बोलो। अरे अंबानी जी की एंटिटी है, 10,000 सब्सिडरी हैं, एक किराना शॉप है, तो किस में रिव्यू ज़्यादा करना पड़ेगा? 10,000 वाली में। तो वहाँ पर साइज ऑफ द एंटिटी पे भी तो डिपेंड करेगा कि कितना रिव्यू करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एंटिटी की। पढ़ो एक मिनट। द ऑडिटर shall plan the nature, timing and extent of direction and supervision of the engagement team member and the review of their work. It varies depending upon many factors including size and complexity of the entity. ठीक है। फिर एरिया ऑफ द ऑडिट, कि कौन सा एरिया कवर कर रहा है। अगर एरिया कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्शन एरिया है, केमिकल की कैसे प्रोडक्शन करी जाती है, तो शायद बाकी लोगों को इतनी नॉलेज ना हो। या फिर कोई ऐसा एरिया जो ज़्यादा रिस्की हो तो उसको ज़्यादा डिटेल में उससे बार बार रिव्यू करना पड़ेगा उनके काम को। असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है वहाँ वो बार बार रिव्यू करेगा कि कहीं मैनेजमेंट कुछ घुमा तो नहीं रही, कुछ अपनी बातों में उलझा तो नहीं रही, झूठा एविडेंस तो नहीं दे रही मैनेजमेंट। द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द वर्क, कि पिछली आर्टिकल वाली बात, 2 आर्टिकल भेजे थे, उनको पता चला किसी काम के नहीं, तो इस बार फिर उन्हीं को भेज रहा है तो ज़्यादा रिव्यू करना पड़ेगा। क्या था एरिया वाले में, क्या था? एरिया जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा उसके एरिया के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर हमें ऑडिटर के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस एरिया में बार बार रिव्यू करना चाहेगा वो कि आप क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। डॉक्यूमेंटेशन कब कब करता है ऑडिटर, किस किस चीज़ का करता है बताओ? सब चीज़ों का करता है सर। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? पहले वो क्या बनाता है? स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन कर ले। फिर हमने क्या पढ़ा? प्लान बनाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर ले। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया प्लानिंग में चेंजेस भी तो आ सकते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ नई चीज़ हमें पता चल गई तो उनको भी डॉक्यूमेंट कर ले। उनमें चेंजेस आएंगे तो क्या हमें अपने फर्दर प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे, तो उनको भी डॉक्यूमेंट कर ले। क्यों चेंज करे, रीज़न डॉक्यूमेंट कर ले, ठीक है। और फाइनल क्या कंक्लूजन पे पहुंचे वो डॉक्यूमेंट कर ले, सब डॉक्यूमेंट कर ले।
द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द प्लान, any significant changes made during the engagement to the overall audit strategy or plan and the reason for such changes. ठीक है, the documentation of overall audit strategy is a record of audit strategy में हम क्या क्या document करते हैं, key decisions considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team, कि क्या क्या की डिसीजंस हमने लिए और क्या क्या कम्युनिकेशन हमने टीम के साथ करी वो सब डॉक्यूमेंट करें. नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर, ये सब डॉक्यूमेंट कर लें कि रिस्क हमें कितना मिला, क्या क्या हमने प्रोसीजर परफॉर्म करे तो इतना रिस्क मिला. अब उनके रिस्पॉन्सेज में हमने क्या क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए वो डॉक्यूमेंट कर ले. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस, कि हमने भैया प्लान कैसे करा था ऑडिट को, कि कैसे कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, ये सब चीज़ें वो डॉक्यूमेंट कर ले. द ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स एंड ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट टेलर्ड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस. वो एक ऑडिट प्रोग्राम का भी यूज़ कर सकता है जो कि स्टैंडर्ड हो, उसको टेलर करके कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो ये 4 चीज़ें और ऐड कर लूँ या 4 चीज़ें डिलीट कर दूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बन जाएगा. या ये चेकलिस्ट कि भैया ये चीज़ें चेक करनी है, उनका भी यूज़ कर सकता है. वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है. अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एंड रिजल्टिंग चेंजेस इन द प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. जो भी हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस करे उसकी वजह से ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या चेंजेस आए वो भी डॉक्यूमेंट कर ले. This explain why the significant changes made and overall audit strategy and plan finally adopted. हमने कहा था कि हम ऐसे ऐसे ऑडिट करेंगे, हमें कुछ नया मिला, हमने चेंज करा, हमने उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया. तो अब उससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या प्लान किया था, चेंज करा तो क्यों करा, और फाइनली जाके हमने क्या अडॉप्ट किया. ठीक है. It also reflects the appropriate response to the significant changes occurring during the audit. इससे हमें ये भी पता चलेगा कि भाई ऑडिटर ने अच्छे से ऑडिट किया है और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जैसे जैसे उसको नई इंफॉर्मेशन मिली उसका. ठीक है, समझ में आती है बात. आओ अब एक बारी पहले पेज पे आ जाओ. पहला पेज बहुत ही ज़्यादा जनरल कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग का है, कुछ खास पढ़ाने का है नहीं उसमें. 2.4 2.6 वाला पेज ये है आपका essay 300 जो बोलता है कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट एंड सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर. वो प्लान करे ताकि वो एक इफेक्टिव मैनर में खत्म कर सके, टाइम टू टाइम और टाइमली बेसिस पे खत्म कर सके अपने ऑडिट को और सही प्रोसीजर के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? पहले तो इसलिए क्योंकि उसको कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स करना है, उसको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या स्टैंडर्ड्स में क्या क्या अप्लाई होता है इसमें. बिसाइड्स कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करना तो है ही, उसके अलावा प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर, ताकि ऑडिट एक टाइमली मैनर में इफेक्टिवली खत्म हो सके. प्लानिंग ऑल्सो बेनिफिट्स इन सेवरल अदर वेज सच एज हेल्पिंग ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको एरियाज वहाँ पर अप्रोप्रिएट अटेंशन दी जाए, बजटेड आवर्स ज़्यादा रखे जाएँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भेजे जाएँ. हेल्पिंग ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस. उसको लगता है कि मैनेजमेंट जोर है, घुमा देगी, तो वो पहले ही अपने आर्टिकल को अपने कंसल्टेंट को सवाल समझा के भेजेगा, भैया इस सवाल का ये जवाब दे तो उससे ये काउंटर क्वेश्चन करना. तो इससे वो पहले ही आइडेंटिफाई और रिजोल्व कर सकता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो आने वाली है ऑन अ टाइमली बेसिस. हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. वो मैनेज कर सके कि भैया 10 क्लाइंट है मेरे पास, तो वो मैनेज कर सकता है कि 10 क्लाइंट है मेरे पास, तो किस क्लाइंट पे कब किसको भेजा जाए ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो, इफेक्टिव मैनर में ऑडिट कंडक्ट की जा सके. असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू रिस्पॉन्ड टू एंटिसिपेटेड रिस्क एंड द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम. बात समझ में आती है कि अगर जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, हमें लगता है इस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, तो हम उसके हिसाब से उतने कैपेबल और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ उधर भेजेंगे. जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर हम आर्टिकल को भेज के भी काम चला लेंगे.
फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क। वो प्लान करेगा तभी तो वो उनको बताएगा कि आप इस तारीख तक ये खत्म करो, फिर आके मुझसे मिलो, हम उसको रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में भी हेल्प करता है प्लानिंग करना। असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट्स। अब ऑडिटर कह रहे हैं कि सर वो ना एरिया थोड़ा मुश्किल वाला है, उसमें केमिकल वेमिकल के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। तो ऑडिटर ये भी प्लान कर सकते हैं कि भैया पहले मैं एक्सपर्ट को भेजूँ, वो अपनी ऑब्जर्वेशन निकाल कर लाए, फिर मैं इन्हें सिर्फ ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए भेजूँ। तो वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा है आपस में कि पहले तुम जाओगे फिर तुम जाओगे, ताकि उसके काम को तुम यूज़ कर सको। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है प्लानिंग। Planning and audit ensures that the audit risk is reduced to an acceptable low level and hence reduces the risk of inappropriate opinion by the auditor. Planning से risk reduce करने में help होती है ताकि inappropriate opinion ना चली जाए। ठीक है, वो सब कुछ टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा, सब कुछ देख लेगा, प्लान करेगा, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इजी। मैंने आपको बताया कि उसने रिस्क असेस किया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किए, ठीक है। अब उसको कोई नया फ्रॉड मिला तो क्या अब वो चेंजेस करेगा? चेंज करेगा, दोबारा से असेस करेगा कि रिस्क कितना होना चाहिए, दोबारा से देखेगा कि स्ट्रैटेजी में या प्लान में कोई चेंज करने की जरूरत है। तो क्या प्लानिंग एक बार करके छोड़ दी हमने, दोबारा से प्लान कर रहे हैं ना? तो ये बोलता है कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। Planning often begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit engagement. पिछली बार हम ऑडिट खत्म करके गए और इस बार की ऑडिट जब तक हम खत्म करेंगे तब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे कि अब आगे क्या। Planning, however, includes the consideration of the timing of certain activities and audit procedure that needed to be completed prior to the performance of further audit procedures. Example, planning includes the need to consider prior to auditor's identification of assessment of risk of material misstatement such as analytical procedure to be applied as risk assessment procedure. कह रहा है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने से पहले हमें कुछ और भी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, जैसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए कौन से प्रोसीजर करने हैं, कैसे रिस्क असेस करना है, इंक्वायरी से करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है, किससे इंक्वायरी करनी है, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है, कहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल। ठीक है, ताकि उसे पता चले कि भैया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, डिटरमाइन कर सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्या इस एंटिटी में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने हैं तो वो कर सके। कंटिन्यूटी से क्या इसका लिंक है? कंटिन्यूटी से क्या लिंक है मतलब? जैसे ऊपर हेडिंग है ना, ऑडिट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बोल रहा है कि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हो, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद आप प्लान करते हो कि क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने से पहले भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बाद में तो करनी ही पड़ती है, पहले भी करनी पड़ती है। पहले किस किस चीज़ को लेकर प्लानिंग करोगे कि भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से लगाने, कहाँ लगाने हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि क्या हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, क्या एंटिटी पे कौन सा लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लग रहा है, क्या हमें उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग करने की जरूरत है। तो आप पहले भी प्लानिंग कर रहे हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से और बाद में भी कर रहे हो कि रिस्क असेस करने से पहले कि कैसे रिस्क असेसमेंट करना है, और रिस्क असेस कर लिया तो अब कैसे फर्दर प्रोसीजर लगाने हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि आप ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट, बट उसको ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये बात आपने बहुत बार पढ़ ली। अब फिर है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। ये सारी वही वाली कहानियां हैं जो चैप्टर 11 में हमने पढ़ी थी। एक बारी कहानी वाले पेज पे ही देख लो, फोटो वाले पेज पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बारी आखिरी पेज रह गया। इसमें पहली कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि वो नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिट एंगेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं, या तो नया क्लाइंट, नए क्लाइंट होगा तो नई एंगेजमेंट, और या पुराना क्लाइंट होगा, पुराने क्लाइंट की हो सकता है या तो नई एंगेजमेंट या पुरानी एंगेजमेंट, ठीक है। तो दोनों को एक्सेप्ट करने से पहले, नई एंगेजमेंट या पुरानी एंगेजमेंट से पहले, वो देखे इंटीग्रिटी और कंप्लायंस किसकी, क्लाइंट की, और कॉम्पिटेंस किसकी, अपनी, ठीक है।
और वो अश्योरेंस ले ले कि भैया क्लाइंट सही है, वसूली भाई तो नहीं है, उसका एटीट्यूड सही है, उसकी रेपुटेशन सही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, और पिछले ऑडिटर ने क्यों छोड़ा, ये सारी चीज़ें देखे। ठीक है, फिर दूसरे वाले में हम अपनी टीम का देखेंगे कि भैया हमारी जो टीम है ऑडिट की वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रही है ना, नाम तो नहीं डुबो आएगी हमारा, और इंडिपेंडेंस को भी कंप्लाई कर रही है ना। ठीक है, फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जब हमें लगेगा क्लाइंट भी सही है, हमारी टीम भी सही है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भैया हम आपकी ऑडिट कर लेंगे, और लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोल के नहीं करेंगे। आओ पढ़ो। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज 3 होती हैं। ए, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट की रिलेशनशिप जब हम एक्सेप्ट करेंगे या पुराना क्लाइंट है तो उसकी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। क्या लिखा है? इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हैव बीन फॉलोड एंड कंक्लूजन रीच्ड आर अप्रोप्रिएट। कब कब करना है? बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of new engagement with the existing client। ठीक है, क्या क्या देखेंगे? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, implication of matters that have arisen during current and previous audit engagement that may need to be considered. Besides, in case of initial audit engagement, communication with predecessor auditor should also be made where there has been a change of auditors। हम पिछले वाले ऑडिटर से भी पूछेंगे। कौन होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर? तुम्हारे करंट वाले का एक्स, करंट क्लाइंट का एक्स ऑडिटर, ठीक है, वो होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो उससे भी पूछेंगे भाई तू क्यों छोड़ के चला गया इसको, कि जो तेरे साथ किया वही मेरे साथ करे। फिर इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और इंडिपेंडेंस देखेंगे। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। देखेगा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या बोल रहा है कि पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट, मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज एज नेसेसरी फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम। अगर उसको पता लगता है कि भाई किसी ने कंप्लाई नहीं किया है विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ही शैल डिटरमाइन दी एप्रोप्रिएट एक्शन, कि भाई अब इसके साथ क्या करना है। कि ये आया था सुबह 4 बजे दारू की बोतल लेके तुम्हारे यहाँ, तो अब पार्टनर डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या करना है, या फिर इसका रिश्तेदार है तुम्हारी कंपनी में तो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस, ये शैल फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। आइडेंटिफाई करे ऐसे सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट करते हैं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, कि उसका रिश्तेदार है ये तब पता चल रहा है जब उसने कुछ उसके साथ ट्रांजैक्शन कर ली रिश्तेदार के साथ, ठीक है, या उसकी कोई ऑब्जर्वेशन हटा दी, तो वो इवैल्यूएट करे इंफॉर्मेशन। फिर क्या करे? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करे, रिड्यूस करे एक्सेप्टेबली लेवल तक, या विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो। फिर ये बोल रहा है एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर भेजता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट टू हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, सब कुछ लिखित में भेजता है। इट एंश्योर्स दैट देयर इज नो कंफ्यूजन विद क्लाइंट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? इजी। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ठीक है, सारे पेजेस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम आपको वो आर्टिकल वाली कहानी सुनाएंगे, 1 करोड़ के फ्रॉड वाली। खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मुश्किल तो नहीं लगा ये चैप्टर अब?